हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमरे के एक ऐसे मोड के बारे में जो कि सबसे हार्ड होता है। कैमरे के ऊपर आपको एक डायल बटन होता है जिसके अंदर आपको कैमरे के जो भी मोड्स होते हैं वो शो करते हैं, जिसमें आपका ऑटो मोड हो जाता है, आपका मैनुअल मोड हो जाता है, आपका शटर प्रायोरिटी मोड हो जाता है, आपका अपर्चर प्रायोरिटी मोड हो जाता है, साथ ही साथ आपका प्रोग्राम मोड भी होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कैमरे का मैनुअल मोड के बारे में। दोस्तों, ये जो कैमरे का मैनुअल मोड होता है ये सबसे हार्ड मोड होता है, क्योंकि आपको इसके अंदर जितनी भी सेटिंग्स होती है वो मैनुअली खुद ही करनी पड़ती है। जबकि आपका जो ऑटो मोड होता है वो बिगिनर्स के लिए होता है। उसमें आपका जो कैमरा होता है वो जो भी सेटिंग्स होती है वो अपने आप खुद डिसाइड करता है। तो चलिए, मैनुअल मोड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैनुअल मोड को हम सबसे हार्ड मोड क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों, इस मोड के अंदर आपको जितनी भी एक्सपोजर की सेटिंग्स हैं, आपका जो वाइट बैलेंस है या फिर और भी चीज़ें हैं वो आपको खुद ही सेट करनी होती है। अब आप यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसी आप एक फ़ोटो लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप किस प्रकार की सेटिंग्स कैमरे के अंदर करेंगे? तो सबसे पहले आपको जो आपका अपर्चर है वो आपको मिनिमम लेके जाना है, यानी 1.2 या फिर 1.8। ये डिपेंड करता है आपके लेंस के ऊपर कि वो आपका जो लेंस है वो 1.2 वाला है, 1.8 है या फिर 2.8 है। तो आपको उसको सबसे लो पे लेके जाना है, यानी कम से कम। इसके बाद में आपका जो शटर स्पीड है वो लेना है। तो शटर स्पीड हम जो इसकी वैल्यू है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड हम इस प्रकार से करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट है वो एक जगह स्थिर है या फिर वो मूवमेंट कर रहा है, तो इस पे आपका शटर स्पीड डिपेंड करता है। मान लो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक जगह स्थिर है, तो आपको जो शटर स्पीड है वो आपको 1/125, 250 या फिर 500 ये ले सकते हैं। इसके बाद में तो लास्ट में बचता है आईएसओ। तो आईएसओ को हम किस प्रकार से सेट करते हैं? तो दोस्तों, जो दो सेटिंग्स आपने देखी, आपकी शटर स्पीड और अपर्चर, इसके बाद में हमें जो रिक्वायरमेंट लाइट होती है उसको पूरी करने के लिए हम आईएसओ को सेट करते हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, या तो आप आईएसओ की वैल्यू को बढ़ाइए या घटाइए, या फिर आपके पास एक्सटर्नल लाइट्स होनी चाहिए। मान लो एक्सटर्नल लाइट्स कब जरूरत पड़ती है कि जब आप जो तीनों एक्सपोजर की सेटिंग्स है वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, तो आपको फिर लास्ट ऑप्शन मिलता है एक्सटर्नल लाइट्स का। तो एक्सटर्नल लाइट्स आपको यूज में लेनी होती है। तो चलिए एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लो यही पोज आपको विदाउट बैकग्राउंड ब्लर के लेना है। तो अब इस आपको किस प्रकार की सेटिंग आपके कैमरे के अंदर मैनुअल मोड के अंदर करनी होगी? तो यहाँ पे आपका जो अपर्चर है वो आपको बढ़ाना होगा, यानी 1.2 है या फिर 1.8 से आपको ये लेके जाना है 5, 6, 7, 8, यहाँ तक आपको ये लेके जाना है। इसमें आपका जो अपर्चर है वो थोड़ा ज़्यादा खुलेगा और आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपका जो अपर्चर है वो डिपेंड करता है आपके फ़ोटो के अंदर आप बैकग्राउंड को ब्लर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आपको जो कैमरे का मिनिमम अपर्चर होता है उस पर लेके जाना है, और अगर आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लर नहीं करना है तो आपको फिर आपका अपर्चर की वैल्यू को बढ़ाना है। तो ये सीधी सी सेटिंग्स आपको यहाँ पे कैमरे के अंदर अप्लाई करनी है। नेक्स्ट रोल होता है आपका शटर स्पीड का। तो शटर स्पीड का जो रोल कैमरे के अंदर होता है वो होता है मूवमेंट को फ्रीज करना। फ्रीज का मतलब, मान लो आपका जो सब्जेक्ट है वो एक जगह स्थिर है, या फिर ऐसे मानो कि वो जो सब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी शटर स्पीड आपके काम आएगी। स्थिर अगर है तो आप शटर की स्पीड है वो कम रख सकते हैं, जैसे 100, 125 या फिर आप 50 या फिर 60 या फिर 250, यहाँ तक आप शटर स्पीड रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है वो मतलब काफ़ी तेज मूवमेंट कर रहा है तो फिर आपको यहाँ पे शटर स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि आपको उस स्पीड को मैच करवाना है, उस मोमेंट को फ्रीज करना है। तो वहाँ पे शटर स्पीड आपको बढ़ानी होती है। अब एक सिचुएशन लेते हैं। मान लो आपका जो अपर्चर है वो आपने 1.2 या फिर 1.8 कर लिया।
इसके बाद में आपने जैसे आपका सब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो आपको शटर स्पीड हाई रखनी होगी। तो मान लो 1/500 आपने आपका जो शटर स्पीड है वो रखा। लास्ट में हम बात करते हैं कि आपका जो ISO है वो आपको सेट करना है। वो भी आप चाहते हैं कि लगभग 100 या फिर 200, इससे ज़्यादा हम ISO नहीं रखना चाहते। अब ये सारी सेटिंग्स, तीनों सेटिंग्स आपने कर दी। इसके बाद में भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक्सपोजर है वो प्रॉपर आपको नहीं मिल रहा है, प्रॉपर लाइट कैमरे में नहीं आ रही है, तो दो सिचुएशन है। या तो आप अपनी एक्सटर्नल लाइट्स को बढ़ा लीजिए। एक दूसरा ऑप्शन और आता है, कैमरे के अंदर आपका जो एक्सपोजर मीटर है वो आपको दिखाता रहता है कि आपको जो आपकी प्रॉपर लाइट है वो कम है या फिर ज़्यादा है। कैमरे की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे मान लो +3 और -3, ये 3 पॉइंट्स आपके पास कैमरे के अंदर एक्सपोजर मीटर में आपको शो होता है, जिससे आपको एक आइडिया बनता है कि आपके पास प्रॉपर एक्सपोजर लाइट है या नहीं। अगर वो माइनस की तरफ है तो समझ लीजिए आपके पास लाइटिंग की कमी है, और वो अगर प्लस की तरफ है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ओवर लाइट है। तो वहाँ पे आपको जो आपकी एक्सपोजर की सेटिंग्स है उनको फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास जैसे इक्विपमेंट होते हैं जो लाइट को काटते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होती है। तो इस प्रकार से ये जो मोड होता है वो काफ़ी कठिन होता है। इसके अंदर काफ़ी सारा नॉलेज, काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारा आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद ही आप इससे प्रॉपर रिजल्ट ले सकते हैं। कैमरे के अंदर जो मैनुअल मोड होता है वो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स मैनुअल मोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस कैमरे के मैनुअल मोड के अंदर हम कैमरे को जिस प्रकार से काम में लेना चाहते हैं वो काम हम मैनुअल मोड के अंदर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स मैंने देखे हैं जो मैनुअल मोड में काम करते हुए भी उनकी जो फोटोज़ होती है वो या तो ओवर एक्सपोज हो जाती है या फिर अंडर एक्सपोज रह जाती है। तो दोस्तों इस सिचुएशन से निपटने के लिए मैंने आपको जैसे वीडियो में पहले भी बताया कि आपका जो एक्सपोजर मीटर है आपके कैमरे की स्क्रीन के ऊपर दिखाता है, जो कि 0 से +3 और 0 से -3 की जो वैल्यू है उस पर एक एरो का चिन्ह होता है, जिससे आप इंडिकेट वो करता है कि आपका जो एक्सपोजर है या फिर आपकी जो एक्सपोजर सेटिंग है उसके अंदर आपकी लाइटिंग वो कम है या फिर ज़्यादा है। तो उस मीटर से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं कि मान लो जो सिचुएशंस मैंने आपको वीडियो के अंदर बताई, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि वो आपने कोई तुक्के से लगा दी, तो तुक्के से ये चीज़ें नहीं होती है। आपको आपका जो अपर्चर है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से सेट करना होता है, और आपका जो शटर स्पीड होता है वो आपका जो सब्जेक्ट को अपन फ्रीज करते हैं उसके हिसाब से सेट करना होता है, और लास्ट में आपका जो ISO होता है वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट लाइट के हिसाब से सेट करना होता है। अगर आपके पास एक्सटर्नल लाइट्स हैं तो आप एक ISO की सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं 100 या 200 पे। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सटर्नल लाइट्स नहीं है तो फिर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ISO को बढ़ाना ही पड़ेगा। ISO के बारे में दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि जो लो बजट के कैमरे होते हैं उनके अंदर आप हाई ISO की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। अगर आप बढ़ा देते हैं तो उनके अंदर नॉइज़ आने लग जाती है। लेकिन जो हाई बजट के कैमरे होते हैं जैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, इस बजट में जो कैमरे आ रहे हैं उनकी जो डायनेमिक रेंज होती है वो काफ़ी हाई होती है। उसमें आप ISO की वैल्यू को जैसे 100 to 100 ये तो कुछ भी नहीं है, आप 500, 1000 या फिर 2000, 3000 यहाँ तक लेके भी जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको कोई ऐसी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती हुई नहीं दिखाई देगी आपकी फ़ोटोज़ के अंदर। ये मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैंने अभी एक मेरा कैनन R6 Mark II का मैंने कैमरा परचेज किया था। उसके अंदर मैंने नाइट के अंदर स्टेज शो चल रहा था, वहाँ पे मैंने 3000 ISO लेके गया हूँ, और वहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट यानी शूट किए हैं, तो वहाँ पे मुझे कोई ऐसी ज़्यादा नॉइज़ नहीं लगी। तो ये मैंने डिफरेंस पाया है लो बजट कैमरे में और हाई रेंज के जो कैमरे होते हैं उनमें। तो ISO की वैल्यू को आपको आपका कैमरे पे भी डिपेंड है कि आप कौन सा कैमरा ले रहे हो और उसकी जो डायनेमिक रेंज है वो किस प्रकार की है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कैमरे के अंदर कैमरे का जो मैनुअल मोड होता है उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।